अब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब राष्ट्र नए रूप में निर्मित हुआ, आजादी तो मिली थी, साथ साथ हमने उसे यह भी मान लिया कि हमारा राष्ट्र नए रूप में अवतरित हो रहा है, नए रूप में निर्मित हो रहा है, और इसके लिए हमारे नीति नियामकों ने, सरकारों ने उत्थान केंद्रित मॉडल अपनाया। उत्थान केंद्रित मॉडल यानी कि सबों का उत्थान करना है, सबों का विकास करना है, यह एक चुनौती के रूप में थी, और इसी रूप में उन लोगों ने इसे ग्रहण किया कि सारे लोगों का विकास करना है, न केवल बुनियादी अधिकारों को मुहैया कराना है, बल्कि राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार हर तरह से सुसंपन्न बनाना है स्वशासन के साथ। यहाँ पर उत्थान केंद्रित मॉडल में इसके साथ साथ यह बात हुई कि सामाजिक राज्य ने सामाजिक विकास के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्वों का आश्वासन दिया। राज्य ने कहा कि सभी लोगों का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, क्योंकि आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं लेना था, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आजादी हासिल करनी थी, सामाजिक क्षेत्र में विकास हासिल करना था, और इसके लिए राजनीतिक दायित्व का आश्वासन दिया गया कि ऐसा होगा, हर एक लोगों के साथ होगा, और नैतिक दृष्टि से राज्य को यह दायित्व सौंपा गया। धीरे धीरे यह परिणत में भी हुआ, पर और यह प्रमाणित हो गया कि विकास के लिए उत्थान केंद्रित स्वरूप अपनाया गया, लेकिन इसकी प्रगति संपूर्ण रूप से, व्यापक रूप से नहीं हो सकी। इसकी प्रगति केवल आर्थिक प्रगति तक होकर निर्भर रह गई, कुछ हद तक, जहां तक भी हुई। सामाजिक स्तर में बदलाव आया, लेकिन उतना बदलाव नहीं आ सका, और कहीं न कहीं ऐसा दिखा कि आर्थिक प्रगति और जीडीपी, इन्हीं दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं यह ऐसा भी लगा कि सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत के बदले ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, और विकास का यह स्वरूप समाज के सभी वर्गों को तो इसमें शामिल ही नहीं कर पा रहा है, एक बड़े बराबर कभी भी इसे छूट रहा है, और कहीं न कहीं समाज में व्यापक विसंगति उत्पन्न हो जाती है, और जो वंचित वर्ग हैं, जिससे के लिए कि ये योजना बनाई जा रही है, वे तो और अधिक कहीं न कहीं अभावग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में जिन हाशिए पर चले जाए लोगों के लिए, जिन वंचित वर्ग के लिए, जिन संवेदनशील वर्गों के लिए चलाए गए विशिष्ट कार्यक्रम अपनाए गए थे, वह सफल नहीं हो सका, पूर्ण सफल नहीं हो सका, और असफलता का कारण यह भी स्वीकारा गया कि उसको सिर्फ विकास के लिए लाभयोगी के रूप में, एक पात्र के रूप में समझा गया कि उसका विकास करना है, एक पात्र, वो उसके लायक है, उसको दो। यही कारण है कि वह विकास नहीं कर सका, और विकास के इस प्रमुख स्वरूप से उत्पन्न विश्वव्यापी कहीं न कहीं असंतोष हो गया, और यह योजना से कहीं न कहीं मोहभंग होने लगा, जिसके कारण कि इस उत्थान केंद्रित मॉडल, जो सामाजिक कल्याणकारी योजना अपनाई गई थी, इनकी आलोचना भी की जाने लगी, इससे लोगों में असंतोष भी होने लगा। दरअसल विकासशील देशों में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण की बात देखी गई, चाहे वो विकास संबंधी योजना की बात हो या प्रशासन संबंधी बात हो, तो यहाँ पर जो केंद्रीय नियंत्रण था, इस पर भी बहस होनी शुरू हो गई कि सुनियोजित विकास की बात हम करते हैं, और कल्याणकारी योजना की बात करते हैं, कल्याणकारी उद्देश्य को अमल में लाने की बात करते हैं, और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय स्थापित करनी है, आर्थिक उत्थान करनी है। तो इन सब बातों के मद्देनजर जो विकास संबंधी योजना बनाते हैं, तो वहां पर तो केंद्र की ही चलती है, केंद्रीकृत व्यवस्था है। ऐसे में अत्यधिक केंद्रीकृत योजना कहीं न कहीं असफल होती जा रही है, और लोगों को लगा कि इससे आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है, क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, निर्धनता में तो वृद्धि ही होती जा रही है, और विकास सिद्धांत के मौलिक आधार जो हमारे यहाँ अपनाए गए थे 1970 के दशक में, कहीं न कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा था। नीति विश्लेषकों में ऐसी मांग होने लगी कि सरकारी गतिविधियों में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके अनुरूप प्रभावशाली जो विकास संबंधी योजना बना रहे हैं, उन्हें कार्यान्वित करना कठिन हो रहा है, उसके अनुरूप कहीं कहीं परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थानीय क्षेत्र के मुख्य सरोकार के बारे में निर्णय करने में, स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करने की बात होने लगी, विकास कार्यक्रम को बनाने और लागू करने में उनके स्थानीय स्तर की बात होने लगी, और उत्तरदायित्व स्थानीय स्तर पर सौंपे जाए, तभी हमें अपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं। और कहीं न कहीं यही भावना विकेंद्रीकरण की के जो सिद्धांत होता है, उस धारणा को बढ़ावा दिया। और हम यह देखते हैं कि गत
कई दशकों से, जब से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है, विशेषकर मैं इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि विकास के मुख्य स्वरूप के संदर्भ में जब आलोचना होने लगी तो एक स्थानीय भागीदारी का एक विकल्प ढूंढा गया। एक वैकल्पिक उदाहरण के रूप में स्थानीय भागीदारी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कि विकास तो करना है और इस विकास का भी अर्थ सिर्फ आर्थिक विकास तक ही नहीं सीमित करके देखा जाने लगा, बल्कि विकास वर्तमान स्थिति से ऊपर का विकास, अपेक्षाकृत अधिक उससे श्रेष्ठ स्थिति में जाने की एक प्रक्रिया। और उस श्रेष्ठ स्थिति का विकास सिर्फ आर्थिक संदर्भ में नहीं होगा, बल्कि नागरिक, और कैसे होगा इस प्रक्रिया, तो इसमें नागरिक और जो संस्था है इसका भी वहां पर हस्तक्षेप होना चाहिए। और विकास का यह परिप्रेक्ष्य सभ्यों का व्यापक रूप में देखा गया। आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों का सर्वांगीण विकास, उनके परिवार का विकास, उनके समुदाय का विकास और पूरे जीवन स्तर का विकास, जीवन स्तर में गुणवत्ता आना लाना लाजमी हो गया। इस तरह विकास की परिकल्पना की गई। और जो नीति निर्माता निर्णय लेते हैं, क्रियान्वित करते हैं, नीति निर्माण में जो लोग होते हैं उनमें आम लोगों की, सभी लोगों की भागीदारी हो। उत्पादक रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने और स्वास्थ्य की बात, स्वच्छता, शिक्षा, संचार जैसी बुनियादी सेवा और उपभोक्ता पदार्थों में लोगों की पहुंच स्थापित करने के द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। जब तक लोग उसे जुड़ेंगे नहीं तब तक उसे व्यापक रूप नहीं दिया जा सकता। और समाज के जो वंचित वर्ग है, जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग हैं, उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए, व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाए, विशेष प्रयास द्वारा उन्हें विकास में शामिल किया जाए और उनके विकास को अस्थायी विकास बनाया जाए। तभी वो समानता में कमी आएगी। अमीर और निर्धन वर्गों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है इसमें कमी आएगी। और भागीदारी विकास जब होगा तो यहाँ पर उन्हें अपनापन लगेगा, वो अपने लिए बेहतर विकास कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यह भी बात हुई कि अधिक लोग जब सहभागिता अपनाएंगे तो कहीं न कहीं संसाधनों तक उनकी पहुंच होगी और उन संसाधनों पर जब उनका नियंत्रण होगा तो फिर विकास का पैमाना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में उभर कर सामने आएगा। और यह वैकल्पिक भागीदारी विकास का जो स्वरूप होगा, इसके माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोगों का दबाव उत्पन्न करने की आवश्यकता बताता है। ऐसा इसलिए कि वे भी किसी भी योजना में सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे, उन्हें उस अनुरूप बनाया जाएगा। कार्यान्वयन, नीति का कार्यान्वयन की बात हो या नीति के पर्यवेक्षण की बात हो और संसाधन की बात हो, तो सबों में वितरण में समानता आएगी, अधिक समान वितरण हो सकेगा और कुल मिलाकर कहें तो जन केंद्रित विकास होगा। विकास के स्वरूप में, विकास प्रक्रिया में लोग सक्रिय रहेंगे। फिर अब यह भी अनुभव किया जाने लगा कि जिलों से राज्य और राज्य से संघ को कार्यों के नीचे से ऊपर की ओर हस्तांतरण तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं न केंद्र मजबूत नहीं बन पाई या ना ही ऐसी बातें हो रही है कि प्रभावशाली योजना बनाने में कोई योगदान मिल रहा है। ऐसे में लगा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो केंद्र तथा राज्यों में भी सरकारी तंत्र ऐसा लगा कि काफी शिथिल हो गया है। योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन वास्तविकता से कहीं न कहीं दूर होती गई और उनकी विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ने लगी। ऐसे हालात में राजनीतिक दल और विद्वान इस नीचे से ऊपर वाली प्रवृत्ति को विपरीत दिशा में उलटकर सोचने लगे और उनका सोचना रहा कि केंद्र से राज्यों को और राज्यों से उप राज्य स्तर पर कार्यों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यह भी बात हुई कि लोकतंत्र का प्रभाव लोक राजनीति की तरफ की प्रक्रिया की बात करता है और लोग अपने कार्य स्वयं करने देने की मांग करने लगे हैं। और इस प्रकार एक और जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी यह भी जर्जर दिखने लगी और कहीं न कहीं उसमें आई क्षीणता के कारण राजनीतिक दलों को अपना ध्यान विकेंद्रीकृत शासन की तरफ ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। और हम देखते हैं कि विकेंद्रीकृत शासन की मुख्य आवश्यकता है प्रशासन को लोगों के द्वार पर लाना रहा कि प्रशासन जो उससे दूर होती जा रही थी, योजना बनाई जा रही थी लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों तक, आम लोगों तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रही थी। इस तरह विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन को लोगों के द्वार तक लाना रहा और जो सेवाग्राही है, जो प्रशासन के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना रहा। स्थानीय संस्थाएं, निजी क्षेत्र और नागरिक सामाजिक संगठन सभी विकेंद्रीकृत शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने की बात कहें तो यह
आज़ादी के साथ ही भारत ने अपनाया। लेकिन इसके पूर्व भी लोकतांत्रिक माहौल यहाँ पूर्व से बनता रहा। लोकतांत्रिक शासन का प्रादुर्भाव हमें औपनिवेशिक शासन में भी देखने को मिलता है। जब लोकतांत्रिक प्रावधान के तहत ही भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें, 1919 की बात करें, 1935 की बात करें, तो सबों में कहीं न कहीं विचार विमर्श करने की बात होती थी। और उसी संविधान सभा में विचार विमर्श के बाद 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। हम देखते हैं कि वहां भी केंद्रीय विधानसभा की 1919 के अधिनियम में भी देखते हैं पूरे, हालांकि यह अलग बात है कि पूर्ण रूपेण नियंत्रण नहीं था, अंग्रेजों का नियंत्रण था, लेकिन एक विधान परिषद के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी कि लोकतंत्र का एक आकार, एक बनावट का निर्माण शुरू हो गया था। उसके बाद हालांकि हम यहाँ पर अगर महात्मा गांधी या नेहरू या जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में देखते हैं तो ये लोग प्रमुख नेता थे और देश को नई राह दिखा रहे थे, देश को नई दिशा में ले जाने के लिए ये लोग अग्रणी बने हुए थे। तो इन लोगों ने लोकतंत्र का जो वर्णन किया, लोकतंत्र के बारे में जो कल्पना की, यह इस लोगों को अधिकार देने की बात हुई, हर एक लोगों को अधिकार देने की बात हुई, हर लोगों के विकास की बात हुई। गांधी जी ने भी कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि यह प्रत्येक गांव के नीचे के लोगों द्वारा बनाया जाता है। आप देखते हैं कि गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन की बात कही, पंचायती राज की बात कही और राज्य की बात नहीं कही है। लोकतंत्र ऊपर के, उन्होंने कहा भी था, लोकतंत्र ऊपर के स्तर पर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसे निचले स्तर से नहीं बनाया जाए। और हम देखते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के मामले में संसार के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। विकेंद्रीकरण है और विकेंद्रिक भारत में वर्तमान विकेंद्रीकरण का स्वरूप हम जो देखते हैं यह संघ के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर एक है। तो यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण की जो परिपाटी स्टार्ट हुई, विकेंद्रीकरण की जो भावना स्टार्ट हुई, जो यहाँ पर इसका विकास जो हुआ विकेंद्रीकरण का, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट हम देख सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, यहाँ पर उन्होंने इसका समर्थन किया। 1997 में ही, 1957 में ही इसकी रिपोर्ट बनाई गई थी और योजना के क्रियान्वयन पर उसके बाद देखते हैं कि आर्थिक सलाहकार परिषद 1984 सुखमय चक्रवर्ती की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और वहां पर जिले को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में समझा गया और पंचायती राज संस्था पर अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 1978 में आई और वहां भी जिले का समर्थन किया गया कि छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर भी योजना बनाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में एक इकाई के रूप में जिला वर्षों से वो धुरी रहा है, वो केंद्र रहा है विकास के लिए। और इस तरह हम देखते हैं योजना और संबंधित कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञता ऐसा महसूस किया गया कि वहां पर जुटाया जा सकता है, जो कि इससे निचले स्तर पर संभव नहीं है। और वहीं दंतवाला रिपोर्ट भी इस संदर्भ में आई, विकेंद्रीकरण के संदर्भ में 1978 में ही उन्होंने खंड स्तरीय योजना पर बात कही। वहीं हनुमंत राव रिपोर्ट 1984 में होती है, वहां पर उन्होंने जिला योजना की विचारधारा का समर्थन किया है और राजनीतिक दलों में भी क्रमशः यह धारणा बनी कि राज्य स्तर से प्रथम अवस्था के विकेंद्रीकरण के लिए जिला स्तर सर्वाधिक उपयुक्त है। विकास की कल्पना को वहां से भी साकार किया जा सकता है, वहां से उसकी लकीर खींची जा सकती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकेंद्रीकरण की बात का समर्थन किया और निर्णय उनका जो बात रहा कि वो चाहते थे कि केंद्र को लोगों को निकट ले जाने का यह एक तरह से हम कह सकते हैं प्रयास था कि स्थानीय लोकप्रिय नियंत्रण के अंतर्गत हर लोग की भागीदारी निरंतर इसमें बना रहे, उसमें वो सक्षम हो। वहीं हम यह भी देखते हैं कि अशोक मेहता समिति की भी रिपोर्ट आई और उन्होंने भी प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने की बात कही। इसके माध्यम से लोगों को स्थानीय शासन में सहभागिता लाने की बात कही, क्रियात्मक एक तरह से कहें तो वह आवश्यकता महसूस की गई थी। और दोनों रिपोर्ट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बलवंत राय समिति रिपोर्ट और अशोक मेहता समिति रिपोर्ट को जाना जाता है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिक बना दिया गया संवैधानिक माध्यम से और आधारभूत स्तर पर इसमें यह हुआ कि इतना अधिक व्यापक रूप में सहभागिता की बात हुई कि जो महिलाएं के लिए सीट आरक्षित कर दिया गया, आधारभूत महिलाओं को उसमें जोड़ा गया। और अन्य पिछड़े वर्गों की बात करें या दलित की बात करें, जो विपन्न माने जाते थे, जो पिछड़े तबकों की श्रेणी में समाज का जो वर्ग शामिल किया जाता था, उससे उस तक लोकतंत्र पहुंचाया गया। लोकतंत्र के दायरे को विस्तार वहां तक किया गया ताकि एक भी व्यक्ति नहीं छूटे, किसी को यह नहीं लगे कि यह शासन व्यवस्था हमारी नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया कि उसके पूर्व की स्थिति में यह थी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर समाज के सिर्फ जो प्रभावशाली लोग थे उन्हीं का आधिपत्य था, उन्हीं का वर्चस्व था, एक प्रकार से सामंतकालीन सामंतवादी व्यवस्था थी। लेकिन
उस पंचायती राज के माध्यम से, शासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से यहाँ पर लोकतंत्र को सफल बनाने के उद्देश्य से महिलाओं, पिछड़े वर्ग, दलित को इस मुख्य धारा में लाने की हर संभव संवैधानिक कोशिश की गई और इसका व्यवहारिक परिणाम भी निकला, सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। लोकतंत्र अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र को समाज की वास्तविकता को समाहित करना होता है। लोकतंत्र की इस विचारधारा को अस्थायी लोकतंत्र के रूप में ही परिभाषित हम कर सकते हैं और हम देखते हैं कि भारत में इस अस्थायी लोकतंत्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जो लोकतांत्रिक विकास, जिसे स्थानीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो विकास जिस लोकतांत्रिक पैमाने के अंतर्गत रखकर देखा गया, यह निरंतर मूर्त रूप लेता जा रहा है, निरंतर विकास के प्रतिमान करते जा रहा है और हर एक लोगों की सहभागिता भी निरंतर बढ़ती जा रही है।